हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में विस्कोसिटी को कवर करने जा रहे हैं। टू टाइप्स की विस्कोसिटी हमारे पास होती है, एक को हम डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं और सेकेंड को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो उस विस्कोसिटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी, या फिर हम उसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। उसको डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू से। अब विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। मतलब अगर ये कोई फ्लूइड के दो लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है, तो इस लेयर के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उस इंटरनल रेजिस्टेंस को ही हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो फ्लूइड के बीच का जो दो लेयर्स होंगे उस लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अब फ्लूइड हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक तो लिक्विड होते हैं और दूसरे गैसेस होते हैं। तो इसके लिए वेलोसिटी कैसे क्रिएट होती है लिक्विड में और गैसेस में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई पाइप है और इस पाइप में से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, समझो ये वाटर फ्लो हो रहा है इस पाइप के अंदर से। अब जो वाटर है तो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है तो वो उसके अंदर के उसके खुद के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये वाटर के इसके अंदर के एक मॉलिक्यूल्स होंगे, इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल से ही वाटर बना हुआ होगा। अब जब ये फ्लो कंडीशन में होंगे, जब ये फ्लो हो रहे होंगे, तो इस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग होती है, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग होती है। और ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स तो इसके साथ में वाटर का ही दूसरा मॉलिक्यूल्स अटैच हुआ होगा, ये भी मॉलिक्यूल्स किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ होगा, ये मॉलिक्यूल्स किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच में हुआ होगा। ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक बॉन्ड निर्माण करते हैं और उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स की वजह से ये दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में अटैच में होते हैं, क्योंकि सेम नेचर में जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे हम कोहेसिव बोलते हैं। तो ये कोहेसिव फोर्स की वजह से ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच में होते हैं। अब जब ये अगर ये एक ऐसा मैं लेयर मान लेता हूं, तो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स फ्लो करने की कोशिश करेंगे और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले की वेलोसिटी अलग होगी, नीचे वाले की वेलोसिटी अलग होगी। अब अलग अलग वेलोसिटी होगी तो ऊपर वाला नीचे वाले को आगे खींचने की कोशिश करेगा और आगे वाला ऊपर वाले को पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से एक लेयर, जो ये लेयर मान लेता हूं मैं, तो ये एक लेयर क्रिएट होगी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी होती है ड्यू टू मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ये चीज याद रखिए कि लिक्विड के केस में विस्कोसिटी का रीजन जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, और अगर स्पेशली बोलना है तो कोहेसिव फोर्स की वजह से लिक्विड में विस्कोसिटी क्रिएट होती है। कोहेसिव फोर्स की वजह से लिक्विड में विस्कोसिटी क्रिएट होती है। अब गैसेस के केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई दूसरा पाइप है और इस पाइप में से मैं किसी गैस को फ्लो करवा रहा हूं, मान लीजिए मैं एयर को फ्लो करवा रहा हूं, तो इसके अंदर भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर होगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब गैस के केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में अटैच नहीं होते। गैस की केस में ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच में नहीं होते। लिक्विड में अटैच होते हैं, बट उसके अंदर का जो फोर्स होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और सॉलिड में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए सॉलिड बहुत डेंसर होते हैं। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच में नहीं होंगे, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक वेलोसिटी होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होगा ये इस मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होगा इस मॉलिक्यूल को आके स्ट्राइक करेगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा इस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेगा। तो इनके अंदर का गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर में काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोलिजन चलता रहता है।
काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके अंदर का कोलिजन चलता रहता है। तो कोलिजन होने की वजह से अगर मैं एक यहाँ पे लेयर ले लेता हूँ तो इस लेयर पे भी कुछ ना कुछ कोलिजन्स होंगे। ये मॉलिक्यूल इधर आएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। तो ये स्ट्राइक होने की वजह से एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। ये फ्लो होने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे ड्यू टू द स्ट्राइकिंग, ड्यू टू द कोलिजन, और इसी कोलिजन की वजह से एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और उसको ही हम बोलते हैं विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। तो गैसेस के केस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि विस्कोसिटी गैसेस में क्रिएट होती है, उसके पीछे का जो रीजन है वो है कोलिजन, वो है कोलिजन। लिक्विड के केस में कोहेसिव फोर्स या फिर आप मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से विस्कोसिटी क्रिएट होती है, और गैसेस के केस में कोलिजन की वजह से विस्कोसिटी क्रिएट होती है। तो अब एग्जैक्टली विस्कोसिटी होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो डायनामिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी होता क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे एक मैंने पाइप ले रखा है और इस पाइप में मैं कोई फ्लूइड फ्लो करवा रहा हूँ। तो आप सब जानते हैं जब भी मैं किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो करवाता हूँ तो इस पाइप के अंदर की जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। इसके सेंटर पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसके सरफेस पे, पाइप के सरफेस पे, इंटरनल सरफेस पे वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। और इसके बीच में जो एक कर्व क्रिएट होता है तो उसको हम पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। ये आगे चल के हम जब भी फ्लो थ्रू द पाइप्स इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे उसमें हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि पाइप का जो सेंटर होगा उस सेंटर पे फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और पाइप के सरफेस पे वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है, और कर्व का जो नेचर होता है वो पैराबोलिक होता है। तो अब मैं सिर्फ इसके नीचे का पोर्शन कंसीडर कर रहा हूँ, इसके नीचे का पोर्शन मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी प्रोफाइल जो होती है वो पैराबोलिक होती है। तो ये मैंने एक पैराबोलिक कर्व यहाँ पे निकाला है। ये जो नीचे का कर्व आप देख रहे हैं वही ये इस लाइन के नीचे का सेंटर तक ही मैंने इस पाइप के अंदर के फ्लो को कंसीडर किया है। तो इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह की है, इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरफ की है। ये डिस्टेंस है y, मतलब ये अगर मैं 0 मान लेता हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ तो y का डिस्टेंस है ये, और अगर इस डायरेक्शन में मैं जाता हूँ तो इसको वेलोसिटी मैंने ले रखी है। तो आप जानते हैं अगर ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, इसके अंदर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, अगर मान लीजिए ये मेरा ये लिक्विड इसके अंदर का फ्लो हो रहा है या कोई फ्लूइड है वो इस पाइप में फ्लो हो रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। ओके, अब क्या होता है इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स है और इसके नीचे वाला एक मॉलिक्यूल्स है, और हम जानते हैं विस्कोसिटी इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। ऐसे एक लेयर यहाँ पे क्रिएट हुई होगी और उसी लेयर पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स होगा इस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी, इस मॉलिक्यूल की भी कुछ वेलोसिटी होगी। अब नीचे वाला मॉलिक्यूल्स है तो नीचे इसकी वेलोसिटी कैसी है, कम है, क्योंकि सेंटर की तरफ बढ़ती है, नीचे तो कम होती है। तो नीचे मैं इसकी वेलोसिटी कंसीडर कर लेता हूँ म्यू। अब जब सेंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ, यहाँ तक मेरा सेंटर है, अब सेंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसको मैं लेता हूँ u प्लस डी यू, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी सेंटर की तरफ जाते जाते। और जो डिस्टेंस ले रखा है मैंने वो वायर ले रखा है। तो इस दो लेयर के बीच में अगर मैं इस दो लेयर मान लेता हूँ, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर है, ऊपर वाला सेकंड, नीचे वाला फर्स्ट लेयर है, तो ये दो लेयर है। तो इस दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा dy, और इस दो लेयर के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा वो होगा du, दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस du है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है dy, तो इस ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल पे एक फोर्स रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब हम इसको फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, और ऊपर वाला नीचे वाले पे, नीचे वाला ऊपर वाले पे, तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। और उस रेजिस्टेंस को जब हम पर यूनिट एरिया लेंगे तो उसे हम शेयर ट्रेस बोलेंगे, क्योंकि ये जो लग रहा है ट्रेस, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियली लग रहा है, और टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया हम लेते हैं शेयर ट्रेस। तो ये जो शेयर ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो वो शेयर ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी du डिवाइडेड बाय dy,
वेलोसिटी का डिफरेंस एंड उसके डिस्टेंस का डिफरेंस का जो रेशो होता है उसके बराबर होता है उसके बीच में क्रिएट होने वाला शियर ट्रेस, और इसी को ही हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसकी जो स्टेटमेंट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट shear trace developed between the two layer of a fluid element is directly proportional to the rate of shear strain, is directly proportional to the rate of shear strain। ये du by dy है, इसे हम rate of shear strain बोलते हैं, या फिर इसे हम angular deformation बोलते हैं, या फिर हम इसे velocity gradient बोलते हैं। इसको हम 3 अलग अलग नाम है du by dy के। इसको हम बोलते हैं rate of shear strain, rate of shear strain, या हम इसे बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, और इसे हम कॉमनली और यहां से आगे बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट shear trace produced between the two layer of fluid element is directly proportional to the rate of shear strain, is directly proportional to the velocity gradient, is directly proportional to the angular deformation, is directly proportional to the angular deformation। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये shear trace टाउ is directly proportional to du by dy है। अब मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू, एक मैं कांस्टेंट लेता हूं। जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता है तो उसकी जगह हमें कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं कंसीडर ले रहा हूं म्यू, और आगे का है du बाय dy, आगे का है du बाय dy, और इसी म्यू को हम बोलते हैं विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहाँ से अगर मैं डायनेमिक विस्कोसिटी को सेपरेट ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन मिलेगा, डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू शेयर ट्रेस टाउ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन du बाय dy, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन du बाय dy। तो ये भी एक विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी से यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है हमें। विस्कोसिटी इज नथिंग बट शेयर ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो विस्कोसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, विस्कोसिटी इज नथिंग बट shear trace required to produce a unit rate of shear strain। Viscosity is defined as a shear trace required to produce a unit angular deformation। Viscosity is defined as shear trace required to produce यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो विस्कोसिटी को हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। पहले हमने देखा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। अब यहाँ से विस्कोसिटी का दूसरा डेफिनेशन मिला इस सिंबल से, और इसे हम बोलते हैं, ये जो रिलेशन लिखा है इसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी के यूनिट के बारे में देख लेते हैं। तो विस्कोसिटी के जो यूनिट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी के यूनिट होते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम में भी हेल्प करेंगे और आपको MCQ टाइप एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे। अभी हमने एक रिलेशन देखा था, विस्कोसिटी इज इक्वल टू shear trace required to produce a unit rate of shear strain du by dy। अब इसके यूनिट पुट करके हम विस्कोसिटी का यूनिट लिख लेते हैं। तो शेयर ट्रेस को हम क्या लिखते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इधर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं du और dy। अब फोर्स को हम जानते हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये नीचे वाला वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है और डिस्टेंस हमारे पास होता है मीटर में। ओके, तो अब यहाँ से ये मीटर कट जाएगा और ये सेकेंड जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमें विस्कोसिटी का यूनिट मिलेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो विस्कोसिटी म्यू और डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इस यूनिट को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं पास्कल, इसको हम अलग नाम से जानते हैं पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो पास्कल पर सेकेंड भी
विस्कोसिटी का यूनिट है। पास्कल सेकेंड भी विस्कोसिटी का यूनिट है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड इज एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी। और अगर कुछ अलग तरीके से मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डी बाय डी है। ओके, डी बाय डी है। अब फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, नीचे डिवाइडेड बाय एरिया है और होल डिवाइडेड बाय है हमारे पास वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। तो मास का यूनिट हमारे पास होता है केजी, एक्सेलरेशन को हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय एरिया है तो मैं यहाँ पे एरिया को नीचे ले लेता हूँ, एरिया का यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। अब इस मीटर से इस मीटर कैंसिल हो जाएगा, इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये 1 सेकंड से 1 सेकंड को कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा केजी और नीचे मिलेगा मीटर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये आप काटना जानते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो और एक यूनिट हमारे पास आएगा विस्कोसिटी का या फिर डायनामिक विस्कोसिटी के, हमारे पास यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड या फिर केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड। तो ये 3 यूनिट्स होते हैं, 3 ऐसा यूनिट है विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी के। विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी के हमारे पास 3 यूनिट होते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकेंड और केजी मीटर सेकेंड। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है। अगर मैं इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, तो ऐसा सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, सेकेंड का तो सेकेंड ही रह जाएगा और नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर इज a CGS unit of viscosity. Dyne second per centimeter square is a CGS unit of dynamic viscosity. Is a CGS unit of dynamic viscosity. अब इसे हम एक अलग नाम से जानते हैं, ये है SI यूनिट, ये है CGS यूनिट। ओके, ये है CGS यूनिट। तो ये जो CGS यूनिट मिला है हमें विस्कोसिटी का डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पॉइज। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइज। इसको हम बोलते हैं पॉइज। तो 1 पॉइज इज नथिंग बट 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइज। तो ये आपको जब भी कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपको विस्कोसिटी जो है वो पॉइज में दिया होगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 1 पॉइज इज इक्वल टू, ये पॉइज सीजीएस यूनिट है, इज इक्वल टू हो जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसका जो कन्वर्जन होता है वो होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब कई बार हो सकता है आपको सेंटीपॉइज में दिया होगा, 1 सेंटीपॉइज ऐसी कुछ विस्कोसिटी दी होगी तो आपको वहाँ पे आना चाहिए 1/100 पॉइज होता है। 1 सेंटीपॉइज इक्वल टू 1/100 पॉइज होता है और 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। सेकेंड जो विस्कोसिटी का टाइप होता है वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सेकेंड जो टाइप है हमारे पास विस्कोसिटी का वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फर्स्ट डायनेमिक विस्कोसिटी था, अब हम देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में, जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू, NU, न्यू। ओके, जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू से। डायनेमिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, MU। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो हम लिख सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी
म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट हम जानते हैं। जैसे मैंने आपको एक यूनिट बताया था केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अब केजी मीटर पर सेकेंड, ये तो मैंने इसका यूनिट लिखा। अब डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ से केजी कैंसिल हो जाएगा, इस मीटर के साथ एक मीटर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा मीटर स्क्वायर और नीचे बचेगा सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड, वो होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर स्क्वायर सेकेंड, वो है मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसे हम बोलते हैं ऐसा यूनिट। अगर इसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आप जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होगा? मीटर का सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड का तो सेकेंड ही रहता है। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के केस में? न्यू इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। और इसको हम बोलते हैं स्टोक्स, इसको हम बोलते हैं स्टोक। जैसे सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी को हम बोलते हैं पॉइज, वैसे ही सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम बोलते हैं स्टोक्स, हम बोलते हैं स्टोक्स। अगर हम इस स्टोक्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 स्टोक्स, ये बराबर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के, इज इक्वल टू, अब हमें इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है और इसका स्क्वायर है इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 1 स्टोक्स इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये होता है कन्वर्जन। 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आपको सेंटी स्टोक बोला है तो 1 सेंटी स्टोक इज इक्वल टू 1/100 स्टोक्स आएगा, 1/100 स्टोक्स आएगा। 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब डायनेमिक, उस विस्कोसिटी को हम डायनेमिक क्यों बोलते हैं और विस्कोसिटी को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्यों बोलते हैं? तो डायनेमिक विस्कोसिटी में आपको देखा था न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें न्यूटन आ जाता है, मतलब ये फोर्स का यूनिट है, और जिसमें भी फोर्स इन्वॉल्व होता है उसको हम डायनेमिक बोलते हैं, इसीलिए उसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते थे। और इस वेलोसिटी में काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसमें वेलोसिटी का यूनिट इन्वॉल्व है, तो वेलोसिटी जिसमें इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक, तो इसीलिए इसका नाम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब प्रेशर और टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या असर होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो विस्कोसिटी जो होती है, फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर होती है। चाहे आप प्रेशर बढ़ाएं या फिर आप प्रेशर घटाएं तो उसका इफेक्ट उसके विस्कोसिटी पे नहीं होता है। फ्लूइड के विस्कोसिटी पे प्रेशर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक की पॉइंट आएगा, viscosity of fluid is independent on pressure, जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर होती है, चाहे आप प्रेशर बढ़ाए या फिर प्रेशर घटाए उसके विस्कोसिटी पे कोई भी असर नहीं होता है। अब बचा हमारे पास टेम्परेचर का। तो हम जानते हैं लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है वो होती है ड्यू टू मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, ये लिक्विड के 2 मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है।
लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है। और अगर मैं इस लिक्विड को हीट करता हूँ, इस लिक्विड को हीटिंग करता हूँ, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, इसके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो वीक हो जाता है। जैसे जैसे हीटिंग करेंगे तो इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स वीक हो जाता है, वो बॉन्डिंग वीक हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। तो इसी वजह से जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि विस्कोसिटी इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे हीट करूंगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड है बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे लिक्विड के लिए विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो विस्कोसिटी कम हो रही है, मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो विस्कोसिटी कम हो रही है, टेम्परेचर घटा रहा हूँ तो विस्कोसिटी बढ़ रही है। और इसका एक रिलेशन भी होता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू म्यू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हो तो रख लीजिए। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू म्यू 0 इनसाइड द ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब गैसेस के केस में मैंने आपको बताया था, अगर ये मेरे पास कोई पाइप है और ये इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड के लिए थे, ये गैसेस के लिए, और इसमें बीच के जो कोलिजन होता है उस कोलिजन की वजह से ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। और अगर मैं इस गैस को हीट करता हूं, इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इस गैस को हीट करता हूं, इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं, तो ये जो काइनेटिक वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी होती है, ये जो कोलिजन का रेट होता है वो रेट बढ़ जाता है। जैसे हम किसी गैस को हीट करेंगे तो उसके बीच, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके बीच का जो कोलिजन का रेट होगा, रेट बढ़ जाएगा। अगर कोलिजन का रेट बढ़ेगा तो उस रेट पे ही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड है, रेट बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट विस्कोसिटी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट। तो गैसेस के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ फॉर गैस अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब फॉर गैस विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसके बीच में भी एक रिलेशन होता है, विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू म्यू 0 प्लस viscosity of gas is equal to mu 0 inside bracket 1 plus alpha t minus beta t square, 1 plus alpha t minus beta t square। तो हमने यहाँ पे डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में देख लिया है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, उसकी विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर पे।